दोस्तों नमस्कार, जेड प्लस में आपका स्वागत है। अभी छत्तीसगढ़ के अरन डिस्ट्रिक्ट में अरन एक जगह पे इलाके में एक बम विस्फोट हुआ नक्सलियों द्वारा और करीब 10 से ज़्यादा सिक्योरिटी फोर्सेस की जवानों की मौत हो गई। उनका एक ड्राइवर भी मारा गया। आज दोस्तों बात करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, ये नक्सली कौन है, नक्सलवाद क्या है, इनका उद्देश्य क्या है, ये क्या चाहते हैं, क्यों इतनी हिंसा करते हैं। आप अक्सर सुनते होंगे, टेलीविज़न न्यूज़ में भी देखते होंगे, अखबारों में भी देखते होंगे कि नक्सली हिंसा में इतने लोग मारे गए, सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग मारे गए। तो ये है क्या, ये कहाँ से इनकी शुरुआत हुई और ये चाहते क्या हैं। इसके पहले दोस्तों आगे बढ़ूँ, आपसे हमारा बहुत बड़ा रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को दबाएंगे। मुझे आपका सपोर्ट मिलेगा, मुझे आपसे इससे प्रोत्साहन मिलेगा, मेरी हिम्मत बढ़ेगी। आते हैं मुद्दे पर। नक्सलवाद क्या है, मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहूँगा। 19वीं शताब्दी में जर्मनी के महान दार्शनिक फिलोसफर कार्ल मार्क्स ने 2 किताबें लिखी। उनकी 2 किताबें आई, एक दास कैपिटल और दूसरा कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। दोनों किताबों में कार्ल मार्क्स ने अपने एक दर्शन, एक फिलॉसफी को लिखा और जिससे दुनिया के करोड़ों लोगों के जीवन पर या उनकी विचारों पर बहुत ही गहरा असर पड़ा। मैं उनकी पूरी विचारधारा को यहाँ पर नहीं कर पाऊँगा क्योंकि वो तो बहुत बड़ा है और बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा। मेरा आज फोकस है नक्सलवाद पर, इसलिए एक इंट्रोडक्टरी थोड़ा सा परिचय आपको दूंगा, क्योंकि नक्सलवाद का पूरा आंदोलन कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों से प्रभावित है। अब आप समझिए कि कार्ल मार्क्स का ये कहना था कि समाज में हमेशा 2 तरह के लोग हैं। एक समाज का ऐसा हिस्सा है जो समाज के अंदर उत्पादन के साधन है, मतलब मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे कि एग्रीकल्चर में लैंड ओनर्स, लैंडलॉर्ड्स, ज़मींदार एक ज़मीनों का मालिक है और बाकी सारी जनता उन ज़मीनों पे एज ए लेबरर काम कर रही है, मजदूरों के तौर पर काम कर रही है। तो कार्ल मार्क्स का ये कहना था कि जो ज़मींदार है वो खुद कोई काम नहीं करता, वो एग्रीकल्चर लेबरर्स या एग्रीकल्चर वर्कर्स या पेजेंट्स काम करते हैं, किसान उस पर काम करते हैं और किसानों को वो मुआवजा वो नहीं देता, वो मेहनताना वो नहीं देता जो उसको देना चाहिए। मेहनताना का एक छोटा सा हिस्सा ही वो मज़दूरों को देता है, किसान मज़दूरों चाहे आगे भी आते हैं, बाकी हिस्सा वो खुद रख लेता है। इसी से वो अमीर से अमीर होता जाता है और मज़दूर गरीब का गरीब ही बना रहता है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आने के बाद जब दुनिया में टेक्नोलॉजी आई और फैक्ट्रियाँ लगने लगी, इंडस्ट्रीज़ लगने लगी, वहाँ भी कार्ल मार्क्स का कहना है कि वही चीज़ आई। ज़मींदार लोगों के पास ही पैसा था, कैपिटल था, उन्होंने ही इंडस्ट्री लगाई, उन्होंने ही फैक्ट्रियाँ लगाई। पेजेंट्री गरीब थी और बेटर लाइफ के उम्मीद में पेजेंट्री के लोग ही शहरों में आए नौकरी ढूंढने के लिए और फैक्ट्रियों में नौकरी की। एग्रीकल्चर वर्कर्स जो थे, उन्हीं के परिवारों से आने वाले बच्चे लोग क्या बन गए, फैक्ट्री वर्कर्स बन गए, इंडस्ट्रियल वर्कर्स बन गए। अब देखिए, पूंजीवाद के इस ज़माने में जब पूंजीवादी एक फैक्ट्री ओनर है और हज़ारों, सैकड़ों, हज़ारों, जितना भी बड़ा फैक्ट्री है उसमें इंडस्ट्रियल वर्कर काम कर रहे हैं। यहाँ भी मार्क्स ने कहा कि जितना इंडस्ट्रियल वर्कर काम करता है उसको उतना मेहनताना नहीं मिलता है, मेहनताना का एक छोटा सा हिस्सा उसको दिया जाता है, बाकी पूंजीवादी या कैपिटलिस्ट खुद रख लेता है। इसी से इंडस्ट्रियल वर्कर्स का भी शोषण होता है। यहाँ पर भी 2 वर्ग आ गए, एक शोषक वर्ग है पूंजीवादी कैपिटलिस्ट और एक शोषित वर्ग है वर्कर्स का। ये मूल सिद्धांत हुआ कार्ल मार्क्स का। कार्ल मार्क्स का ये भी कहना था कि पूरी दुनिया में जो ये शोषण चल रहा है ये लंबे समय तक चलने वाला नहीं है और जो वर्किंग क्लास है एक दिन उनके अंदर जागृति आएगी, वे एक सशस्त्र, एक आर्म्ड रिबेलियन करेंगे, एक सशस्त्र आंदोलन चलाएंगे, हथियारबंद आंदोलन चलाएंगे और पूंजीवाद को समाप्त करके, कैपिटलिस्ट को ख़त्म करके
मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन या उत्पादन के साधनों पर, मतलब फैक्ट्रियों पर, जमीनों, उत्पादन के साधन कौन है? फैक्ट्रियां हैं और ज़मीन है, लैंड्स। तो ज़मीनों पर और फैक्ट्रियों पर इन इंडस्ट्रियल वर्कर्स का कब्जा हो जाएगा। एक बराबरी का समाज पैदा होगा, एक बराबरी का समाज बनेगा, साम्यवादी समाज की स्थापना होगी और ये पूरी दुनिया में होगी। धीरे धीरे देशों के बीच का अंतर समाप्त हो जाएगा, राज्य भी समाप्त हो जाएंगे, मतलब देशों के बीच की दूरी समाप्त हो जाएगी। कार्ल मार्क्स का ये भी कहना था कि वर्कर्स हैं, इनका कोई देश नहीं है, न कोई समाज अलग से है, ये पूरी दुनिया के वर्कर्स एक ही जैसी स्थितियों में हैं, हर जगह उनका शोषण ही हो रहा है। उन्होंने नारा भी दिया था, वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट। तो इस तरह से रेवोल्यूशन की एक थ्योरी दी उन्होंने ये शार्ट में। इन्हीं कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों पर अमल करते हुए 1917 में रूस में क्रांति हुई और उसका नेतृत्व किया व्लादिमीर लेनिन ने। वहाँ जार निकोलस सेकेंड था, जार वहाँ का शासक, उसको सत्ता से उखाड़ फेंका गया और लेनिन के नेतृत्व में कम्युनिस्ट शासन की स्थापना हुई, पहली रूस के अंदर। उसी रेवोल्यूशन से प्रभावित होकर के 1949 में चीन में भी माओ जेडोंग के नेतृत्व में कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन हुआ और वहाँ भी सत्ता पर कम्युनिस्टों का कब्जा हो गया और एक साम्यवादी समाज की स्थापना की दिशा में काम शुरू हुआ। इन्हीं से प्रभावित होकर के क्यूबा में फिदेल कास्ट्रो जैसे लोगों ने वहाँ भी कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन किया और दुनिया के अनेक देशों में कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन हुए। माओ से और ये लेनिन का जो रेवोल्यूशन रशिया में हुआ, इससे प्रभावित होकर के भारत में भी लोगों ने सोचना शुरू किया। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया हालांकि 1925 में ही बन गई थी। अब आते हैं नक्सली उसकी तरफ कि कैसे नक्सलिज्म क्या है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। 1918 में चारू मजूमदार का जन्म हुआ सिलीगुड़ी के एक जमींदार परिवार में। जमींदार परिवार में पैदा होने के बावजूद चारू मजूमदार जवान हुए, जब बड़े हुए तो वो कार्ल मार्क्स के विचारों से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। वह लेनिन रशियन क्रांति से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए और सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए माओ जेडोंग के चीन की में जो क्रांति हुई उससे। माओ जेडोंग से वो ज़्यादा प्रभावित थे। तो चारू मजूमदार एक किसान आंदोलन चलाना चाहते थे और समाज में सत्ता की व्यवस्था को बदलना चाहते थे, एक क्रांतिकारी परिवर्तन चाहते थे। वो चाहते थे लैंड टू द टिलर, ज़मीनों पे काम करने वालों का हक होना चाहिए, ज़मीन उनकी होनी चाहिए। किसी मामले में 1950 में वो जेल गए और जेल के अंदर उनकी मुलाकात हुई एक दूसरे क्रांतिकारी विचारों के नेता से, श्री कानू सान्याल से। कानू सान्याल एक मेधावी छात्र थे। उसी साल उन्होंने IAS की परीक्षा दी थी। वहाँ बंगाल के मुख्यमंत्री को झंडा दिखाने के कारण उन्हें गिरफ्तार करके जेल में डाला गया था, विधान चंद्र राय के विरुद्ध। यहाँ पर चारू मजूमदार और कानू सान्याल दोनों जो विचारधारा के स्तर पर दोनों एक हो गए, एक दूसरे को समझा और कानू सान्याल ने बाहर आते ही जेल से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को ज्वाइन किया। दो लोगों का साथ मिला, दोनों बुद्धिजीवी थे, शहरी थे। इसी बीच किसान आंदोलन वेस्ट बंगाल में पूरी तरह से उफान पर था। किसान वहाँ जमींदारी व्यवस्था समाप्त कर दी गई थी और लैंड टू द टिलर के नारे के साथ जमीन उसकी जो उस पर काम करता है या जोतेदार है, जुताई जो करता है, जो एक्चुअली काम करता है, ज़मीन उसकी है। अब हुआ क्या कि ज़मींदारों ने इसका भरपूर विरोध करना शुरू किया। वो किसान तो जो पेजेंट्री थी या जो किसान सीधे साधे लोग होते हैं उनमें इतनी ताकत नहीं थी, और ज़मींदार क्या था कि इनके नाम से ज़मीन होने के बावजूद भी ज़मीनों पे कब्जा लेने वो नहीं दे रहे थे। अपने गुंडों के मार्फत वो आम किसानों को
कब्जा ही नहीं करने दे रहे थे, उन ज़मीनों पे आने ही नहीं दे रहे थे। ऐसे टाइम पर जो लोकल कम्युनिस्ट, अब उसका एक उदाहरण आता है कि बिगुल नाम का एक व्यक्ति था, उसको नाम ज़मीन हो भी गई, लेकिन ज़मींदार के लोगों ने उसको मार पीट कर भगा दिया। इसी बीच जो वहाँ के कम्युनिस्ट लीडर्स थे और वर्कर्स थे, उन्होंने सशस्त्र दस्ता बना लिया, एक आर्म्ड ग्रुप्स बनाया, उन्होंने हथियारबंद लोगों का एक समूह बना लिया और अब वो हिंसा के माध्यम से ज़मीनों पर कब्जा करना शुरू किया। उन्होंने ज़मींदारों से ज़मीनों को छीनना शुरू किया, हिंसा के माध्यम से, ताकत के माध्यम से वो कब्जे कर लेने लगे। इसी बीच फिजिकल ताकत लेने के लिए जंगल सांथाल को चारू मजुमदार और कानू सान्याल ने अपने साथ लिया। कहा जाता है कि वो 6 फुट 5 इंच के थे। जंगल सांथाल ने जमींदार नागेंद्र राय चौधरी, जो बिगुल का वो नहीं दे रहे थे, कब्जा नहीं दे रहे थे, उनका सर कलम कर दिया, बीहेडेड, कत्ल कर दिया उनको। अब आते हैं, ये जो सारी घटना हो रही थी, जो सशस्त्र आंदोलन चल रहा था वेस्ट बंगाल में, जो ज़मीन छीनने का, ज़मींदारों से ज़मीन छीन करके आम किसानों को देने का क्रम जो चल रहा था, जो सशस्त्र आंदोलन चल रहा था, जो हिंसात्मक आंदोलन चल रहा था, हिंसा के माध्यम से न्याय स्थापित करने की जो कोशिश हो रही थी, ये सब हो रही थी वेस्ट बंगाल के सिलीगुड़ी ज़िले के, दार्जिलिंग ज़िले के सिलीगुड़ी के तहसील में आता है वो एक नक्सलबाड़ी थाना क्षेत्र था। नक्सलबाड़ी पुलिस स्टेशन के अंतर्गत ये एरिया था जहाँ पर इस तरह की घटनाएं घट रही थी। इसीलिए इस आंदोलन का नाम पड़ा नक्सलवाद। इस आंदोलन में भाग लेने वाले को कहा गया नक्सलवादी या नक्सलिज्म वर्ड आया, क्योंकि नक्सलवाड़ी थाना क्षेत्र में ये घटनाएं उस टाइम पर घट रही थी। ये हुआ मूल कि नक्सलिज्म क्या है। आप समझ गए होंगे कि नक्सलिज्म का अर्थ हुआ, चूँकि नक्सलबाड़ी एरिया से ये शुरू हुआ तो नाम नक्सल पड़ गया, लेकिन उद्देश्य उनका वही है जो माओ जेडोंग का था कि लैंड टू दी टिलर, मतलब ज़मीन उसकी है जो ज़मीनों पर काम करते हैं, ये उनका हक है, ये ज़मीन उनको मिलनी चाहिए। माओ जेडोंग ने भी चाइना में यही किया था। इससे एक बात और साफ पता चलती है कि नक्सलिज्म का मोटे तौर पर उनकी विचारधारा क्या है। उनकी विचारधारा ये है कि हिंसक क्रांति के माध्यम से एक दिन वो समाज के सबसे पिछड़े हुए, सबसे नीचे के लोगों को न्याय दिला पाएंगे, ऐसा उनका मानना है, हिंसा के माध्यम से। हालांकि इसमें भी आगे चल कर के 2 ग्रुप बन गए। एक ग्रुप ये मानता था कि भारत में जनता अभी सशस्त्र क्रांति के लिए तैयार नहीं है, हिंसक क्रांति के लिए तैयार नहीं है, इसलिए राजनीति का रास्ता लेना ज़्यादा उचित है और राजनीति के ज़रिए अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए काम किया जा सकता है। दूसरे ग्रुप का ये मानना था कि नहीं, हथियारबंद हिंसा के लिए या सशस्त्र आंदोलन के लिए पूरा देश तैयार है, देश की जनता तैयार है और हिंसक माध्यम से ही हम अपने उद्देश्यों की प्राप्ति या नक्सलिज्म का जो पर्पज़ है उसको हम पूरा कर सकते हैं। तो ये आर्म्ड स्ट्रगल यही लोग चला रहे हैं जो दूसरे ग्रुप के लोग हैं। आपसे शुरुआत में कहा कि अब तक करीब 2004 के बाद से करीब 20,000 लोगों की जान जा चुकी है नक्सल हिंसा में। और हुआ ये कि धीरे धीरे बहुत ग्रुप बन गए, 40 ग्रुप से ज़्यादा लोग बन गए, अलग अलग क्षेत्रों में इनका विस्तार हो गया। 9 ये हम नक्सल हिंसा धीरे धीरे वेस्ट बंगाल से निकल करके आप समझ लीजिए बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका में इसका विस्तार हो गया, व्यापक हिंसा होने लगी। हालांकि धीरे धीरे भी स्लो डाउन भी हुआ है इधर बीच में। चारू मजुमदार 1972 में उनकी डेथ हो गई जेल के अंदर। उन पर आरोप लगाया गया कि पुलिस वालों ने उनको दवाई नहीं दिया और लाइफ सपोर्ट सिस्टम नहीं दिया जब उनको ज़रूरत थी, वो बीमार थे। 2004 में जंगल संथाल वो भी जेल से बाहर आए तो उन्हें ऐसा लगा कि वो अलग थलग पड़ गए हैं, क्योंकि नए नए लीडर्स आ गए थे, नए नए ग्रुप बन गए थे और उनको वो डिप्रेशन में चले गए, अवसाद में चले गए, उनको शराब पीने की लत पड़ गई। और
2004 में उनकी मृत्यु हो गई। कानू सान्याल ने नक्सल आंदोलन के फेल होने का सारा ठीकरा चारू मजुमदार पर मढ़ा उनके मरने के बाद। उसके बाद उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी को भी छोड़ दिया, हिंसक रास्ता भी छोड़ दिया और कुछ वो डिप्रेशन में भी गए। 2010 में उन्होंने आत्महत्या कर ली। तो ये शुरुआत के नेतृत्व था, बाद में बहुत सारे ग्रुप बन गए और वो अपने अपने तरीक़ों से लड़ाई लड़ रहे हैं अभी भी। लेकिन उन्हें ये समझना चाहिए कि जब डेमोक्रेटिक प्रोसेस है देश के अंदर, आप अपनी बात कहिए, लोगों का दिल जीतिए, अपनी विचारधारा, अपनी बातों को आम जनता के बीच ले जाइए। आपकी बातों में दम होगा, आम जनता आपका साथ देगी। आप चुनाव लड़िए, आप जीत करके आइए और मनचाहा परिवर्तन अपने अपने इलाकों में कीजिए जहाँ पर आपको चुनाव जीत करके सरकार चलाने का मौका मिलता है। ये एक काल्पनिक बात है कि सशस्त्र आंदोलन के माध्यम से आप हिंदुस्तान में कोई क्रांति ला सकते हैं। हिंदुस्तान की सेना, हिंदुस्तान की ताकत के आगे आप क्या हैं, इस सच्चाई को जानने की ज़रूरत है। दूसरी बड़ी बात है कि इस जो जितनी भी हिंसा होती है, इसमें या तो नक्सलाइट मारे जाते हैं या तो सुरक्षा बलों के जवान मारे जाते हैं। नक्सलाइट्स को ये समझना चाहिए कि सुरक्षा बलों के जवान कौन होते हैं। इन्हें ये समझ होनी चाहिए कि सुरक्षा बलों के जो जवान हैं, केंद्रीय फोर्सेस हैं, चाहे स्टेट फोर्स के लोग हैं, ये वो जवान हैं जो समाज के सबसे निचले तबके से आते हैं। ये उन्हीं लोगों के बीच के लोग हैं जिनकी आवाज़ ये बनना चाहते हैं, जिनके हक की ये लड़ाई लड़ने का दावा करते हैं। ये सशस्त्र बलों, सुरक्षा बलों के जवान भी समाज के उसी तबके से आते हैं। ये समाज का सबसे नीचे का तबका होता है। आपको समझना चाहिए कि सुरक्षा बलों के जवान 20-22 साल के, 21 साल के, 19 साल के, 23 साल के लड़के होते हैं। उनके पीछे उनके बुज़ुर्ग माता पिता होते हैं, छोटे भाई बहन होते हैं। उनके अगर शादीशुदा हैं तो उनके अपने बच्चे होते हैं, छोटे हैं, वाइफ है। इन सब को छोड़ करके वो एक ड्यूटी कर रहे हैं और नक्सल हिंसा में उनकी मौत हो जाती है। वो निर्दोष लोग हैं, उन्हें मारकर आपको क्या मिलता है? आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि आप उन्हें मार रहे हो जिनके हक के लिए आप लड़ाई लड़ने का दावा करते हो। आप लड़ रहे हो कि समाज के तमाम शोषित वर्ग को न्याय मिल सके, समाज के उपेक्षित वर्ग को न्याय मिल सके, वंचितों को न्याय मिल सके, जो आर्थिक मुख्य धारा से दूर हैं उनको न्याय मिल सके। और आप किसको मार रहे हैं? उन्हीं लोगों को मार रहे हैं जो उस समाज का अटूट अंग है। हिंसा कोई रास्ता नहीं है। हिंसा से आप अब इस ज़माने में किसी समस्या का समाधान आप पाने की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। आपको सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। हिंदुस्तान की आर्मी के बारे में आपको समझ होनी चाहिए। क्या उस आर्मी को आप हरा पाएंगे? नहीं हरा पाएंगे, कभी नहीं हरा पाएंगे। इसलिए बेहतर है कि हिंसा के रास्ते को छोड़ करके लोकतांत्रिक प्रक्रिया में शामिल होकर के आप अपनी बात को आगे रखिए और चुनाव जीत करके आप मनचाहा परिवर्तन देश के अंदर, समाज के अंदर, अपने क्षेत्रों में ला सकते हैं। हिंसा इसका कोई रास्ता नहीं है। धीरे धीरे नक्सली भी जो होते हैं वो पुलिस की गोलियों का शिकार हो जाते हैं, कम उम्र में वो मारे जाते हैं, गुमराह लड़के होते हैं। तो हिंसा से किसी का फ़ायदा नहीं है। आप किसको मार रहे हो? खुद मारे जा रहे हो जो समाज के सबसे कमज़ोर तबके के लोग हैं, और उनको मार रहे हो जो स्वयं समाज के सबसे कमज़ोर तबके के लोग हैं। तो आप आपस में ही मर रहे हो। आपको इतनी समझ नहीं है। सुरक्षा बलों के जवान तो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, आप उन्हीं को मार रहे हो, उड़ा दे रहे हो, उनकी गाड़ी उड़ा दे रहे हो। ये समाज का नुकसान है, ये देश का नुकसान है, आपका अपना नुकसान है। तो हमें हिंसा के रास्ते से दूर हट करके, देश में हमारा लोकतंत्र इतना मजबूत है, सन 47 से हमारा लोकतंत्र पूरी दुनिया में झंडा ऊंचा करके खड़ा है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। आपको लोकतांत्रिक प्रक्रिया में शामिल हो करके इंसाफ की लड़ाई लड़नी चाहिए। ये दोस्तों हमारा एक छोटा सा वीडियो था कि नक्सलवाद क्या है, इसकी उत्पत्ति कैसी हुई और क्यों ये नक्सलाइज कहा जाता है। मिलते हैं दोस्तों किसी और टॉपिक पर, किसी और वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमें आपका सपोर्ट मिलेगा, हमें प्रोत्साहन मिलेगा, मुझे हिम्मत मिलेगी। नमस्कार, धन्यवाद।